हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ पैसिव वॉइस। पैसिव पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले टेंसेस की नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको टेंसेस आते हैं दैट्स वेरी नाइस, यू कैन स्टिक विद दिस वीडियो। अगर आपको टेंसेस में प्रॉब्लम है तो पहले आप एक बार टेंसेस को पढ़ लीजिए, फिर अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस में उसका बेस टेंस ही है। तो इसीलिए पैसिव पढ़ने से पहले हमें टेंसेस को पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात करें पैसिव वॉइस की, तो इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड हमें मिलते हैं, और अगर हमें इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छी नॉलेज है तो हम उन 2 से 3 क्वेश्चंस का आंसर 1 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। व्हाट इज पैसिव? पैसिव क्या होता है? तो हम इसको डिफाइन करें तो पैसिव इज अ वे टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स। पैसिव किसी बात को कहने का एक तरीका है जिसमें हमें एक्टिव डूअर की जरूरत नहीं होती। वी डोंट नीड एक्टिव डूअर इन दैट। एक्टिव डूअर जिसको हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, तो हमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है राम आम खाता है। ये हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट। सेकंड, आम खाया जाता है। जाता है किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव का है और कौन सा सेंटेंस पैसिव का है, तो आप मुझे बताएंगे कि पहला सेंटेंस एक्टिव का है और दूसरा सेंटेंस पैसिव का है। ऐसा क्यों? क्योंकि राम आम खाता है, इसमें हमें कर्ता मीन्स डूअर दिखाई दे रहा है, लेकिन आम खाया जाता है ये एक सेंटेंस है राम के द्वारा। बेसिकली हम इसको पैसिव की पहचान मानते हैं। आम खाया जाता है राम के द्वारा। दोनों सेंटेंस को कंपेयर करने पर हमें ये पता लग रहा है कि पहले सेंटेंस में जो काम को करने वाला है डूअर, आम को खाने वाला कौन? राम। तो ये सब्जेक्ट हमारे पास में गिवन है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी एक्शन हो रहा है वो इस व्यक्ति राम के द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरे सेंटेंस में केवल हम इतना लें आम खाया जाता है, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसमें राम के द्वारा ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन सेंटेंस है हमारा आम खाया जाता है। तो पहले वाले सेंटेंस में राम पर फोकस है, डूअर सब्जेक्ट इस पर फोकस है, और दूसरे सेंटेंस में आम खाया जाता है, इसमें मेन फोकस है एक्शन पर, मीन्स खाए जाने पर, वर्क पर ज़्यादा कंसंट्रेट हम इसमें कर रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये बना कि एक्टिव वॉइस, इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और इसी को हम टेंस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस को हम टेंस बोलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि पैसिव वॉइस, इसमें हमारा वर्क इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सब्जेक्ट की जगह फोकस हमारा वर्क पर होता है। तो ये एक्टिव और पैसिव में एक मेन डिफरेंस होता है। तो अगेन हम अपनी डेफिनेशन पर वापस आएं। पैसिव वॉइस क्या होते हैं? तो पैसिव वॉइस किसी भी बात को कहने का एक तरीका होता है। हम किसी भी बात को या तो एक्टिव में बोलें या फिर हम पैसिव वॉइस में बोलें, बात एक ही है, लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेशन अलग अलग होगा। एक्टिव में सेंटेंस कुछ अलग तरीके से बनेगा जिसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा
और पैसिव में सेंटेंस को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, जिसमें हमारा वर्क और ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो पैसिव वॉइस इज अ वे टू एक्सप्रेस आवर थॉट। जैसे हम एक्टिव में सेंटेंस को बनाकर अपनी बात को कहते हैं, वैसे ही हम पैसिव में सेंटेंस को बनाकर अपनी बात को कह सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। ओके, तो हमारे सामने अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड पैसिव वॉइस? हमें पैसिव की जरूरत क्यों होती है? इसका आंसर अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें पैसिव का सेंटेंस बनाने की जरूरत तब होती है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो हम उस सेंटेंस को टेंस में बना देंगे, दैट मीन्स एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है तो उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में नहीं बना सकते, इसीलिए उस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाने की जरूरत होती है। We need to make the sentence in the passive voice, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरे शब्दों में अगर हम इसे समझें, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में ऑलवेज सब्जेक्ट होगा ही। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम उसे एक्टिव वॉइस में बना देंगे। अगर हमारे पास में सब्जेक्ट नहीं है और फिर भी अगर हमें उस सेंटेंस को बनाना पड़े तो हमारे पास में पैसिव वॉइस एक तरीका है जिससे हम उस सेंटेंस को बना पाते हैं, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। यस, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम उस सेंटेंस को इजीली बना पाएंगे। इसको कुछ एग्जांपल से समझें, लाइक खाना बनता है, ये हमारे पास में सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में हमें कहीं भी सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। खाना बनता है तो इसमें हमें वर्क ही पता है कि खाना बनने का काम केवल हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट हमारे पास में नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास में सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में ही बनाएंगे। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, फूड इज कुक्ड। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बन गया। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। सब्जेक्ट है तो टेंस में बनाएंगे सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो उस सेंटेंस को हमें पैसिव में बनाना चाहिए। ओके, तो अब बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस की इम्पोर्टेंस की, कि हमें पैसिव वॉइस क्यों चाहिए होता है और इसकी ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ होती है। अगर आज हम कोई एडवांस कंटेंट देखें, लाइक इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नोवेल, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग, उसमें हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम केवल एक्टिव वॉइस ही जानते हैं तो हम केवल अपना काम चला सकते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा एडवांस जाना है, न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन रीडिंग, नॉवेल रीडिंग, इंग्लिश का कोई भी कंटेंट जो एडवांस लैंग्वेज है उसे हम समझ पाएँ, उसे इंटरप्रेट कर पाएँ और एक एडवांस वे में स्पीकिंग और राइटिंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमें पैसिव वॉइस आना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है उसमें पैसिव वॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हमें इस टॉपिक की अच्छी खासी नॉलेज है तो हमें स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता और हमारे पास में अपनी बात को कहने के लिए सेंटेंस बनाने के ऑप्शंस खुले हुए होते हैं। इसीलिए हमारे लिए पैसिव वॉइस का आना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं सेंटेंस एनालिसिस की, कि पैसिव में सेंटेंस किस तरीके से बनता है। तो जो बेसिक रूल हमने पढ़े हुए हैं, इट इज सब्जेक्ट का हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। लाइक अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट की जगह पर हिम है तो उसी हिम को जब हम सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं, उसी हिम को जब हम सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे तो वो हिम हमारा ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि सेंटेंस ऑब्जेक्ट से कैसे स्टार्ट हो रहा है, हाउ, जबकि सेंटेंस तो हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट से सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते।
तो यहाँ पर जो हिम था, हिम को हमने ही बनाकर यहाँ रख तो दिया, लेकिन डाउट ये है क्या ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? कैन वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट? इसको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर हमें हो सकता है कि कंफ्यूजन इससे रिलेटेड हो अगर हम इसे नहीं समझते तो आइए आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नेचर को समझते हैं। हमारे पास में एक वर्ड है राम। इस राम को हम दो सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। राम टीचेस, नंबर 1। नंबर 2 है राम इज टॉट। दोनों जगह हमारा सब्जेक्ट राम है, फर्स्ट वाले सेंटेंस, सेकंड वाले सेंटेंस में भी दोनों जगह हमारा राम सब्जेक्ट। लेकिन राम के नेचर में डिफरेंस है। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये एक्टिव सब्जेक्ट है, एक्टिव सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने का जो एक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? वो राम के द्वारा हो रहा है। राम टीचर्स, राम पढ़ाता है, पढ़ाने का काम राम के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर राम हमारा एक्टिव सब्जेक्ट हुआ। लेकिन वहीं दूसरे सेंटेंस में हम थोड़ा सा ध्यान दें तो राम इज टॉट, पढ़ाने का जो काम हो रहा है वो राम के ऊपर हो रहा है, ना कि राम यहाँ पर पढ़ा रहा है। इसको दूसरे शब्दों में समझे तो यहाँ राम एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है पैसिव सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के मीनिंग पर थोड़ा सा एक बार नजर डालते हैं। राम इज टॉट मतलब क्या है? राम को पढ़ाया जाता है, राम को पढ़ाया जाता है। तो राम के ऊपर तो काम हुआ और पढ़ाने का काम किसने किया ये हमें नहीं पता। तो इस सेंटेंस में जो पढ़ाने का काम करने वाला है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो काम हो रहा है वो राम के ऊपर हो रहा है। तो राम हो गया हमारा पैसिव सब्जेक्ट, और पैसिव सब्जेक्ट को ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरह इसको हम कंसीडर करेंगे। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये है सब्जेक्ट ही, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि जब राम किसी एक्शन को करेगा तो राम सब्जेक्ट होगा, और जब राम किसी एक्शन को नहीं करेगा तो राम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पैसिव सब्जेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। इस बार हम प्रोनाउन का एग्जाम्पल लेंगे। ही एक वर्ड है। अब ही सब्जेक्ट भी हो सकता है और ही एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कैसे? ही बीट्स और ही इज बीटन। दो सेंटेंस अगेन हमारे पास में है। दोनों जगह हमें ही एज अ सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ही एक्टिवली किसी काम को करते हुए दिखाई दे रहा है। पीटने का काम किसने किया? ही बीट्स, वो पीटता है, तो पीटने का काम किसने किया? ही ने किया। लेकिन यहाँ ही इज बीटन, ही को पीटा जाता है। पीटने वाला कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन पीटने का जो काम हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? ही के ऊपर हो रहा है। तो ही एक्चुअली हमारा यहाँ पर क्या हो गया? पैसिव सब्जेक्ट। सी, दोनों जगह ही है और दोनों ही ये सब्जेक्ट है, लेकिन इधर जो ही है ये पैसिव सब्जेक्ट है, और पहले वाले सेंटेंस में जो ही है वो एक एक्टिव सब्जेक्ट है, एक्टिव सब्जेक्ट है। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम बनाते हैं, व्हेन सब्जेक्ट इज एक्टिव इन अ सेंटेंस, तो वो सेंटेंस होगा हमारा एक्टिव वॉइस
but when subject is passive, तो वो होगा हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि पैसिव वॉइस को समझने के लिए इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन वर्ड्स की जो हमें एक पैसिव का सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरत में लेने होते हैं। ऑलराइट, तो वर्ड्स रिक्वायर्ड इन पैसिव वॉइस, हमें पैसिव का एक सेंटेंस बनाने के लिए कितने शब्दों की ज़रूरत होती है और कौन से शब्दों की ज़रूरत होती है। तो स्टार्टिंग में नंबर 1, एक तो हमें पैसिव के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, दूसरा बी की ज़रूरत है। विदाउट बी हम कोई भी पैसिव का सेंटेंस नहीं बना सकते। नोट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी का होना पैसिव के सेंटेंस में मैंडेटरी है। बी नहीं होगा तो हम पैसिव का सेंटेंस नहीं बना सकते। और नंबर 3 है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारे पैसिव के सेंटेंस के 3 बेसिक कीवर्ड्स हैं, इन्हीं से पैसिव का कोई भी सेंटेंस बनाया जाएगा। इसमें नंबर 4 हम और जोड़ सकते हैं, वो है बाय। जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत होती है, और ये एक्सचेंज करने के लिए हमें बाय की ज़रूरत पड़ती है। पैसिव के सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट पैसिव और दूसरा है इनडायरेक्ट पैसिव। दो तरीके से हम किसी पैसिव के सेंटेंस को बनाते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट पैसिव और दूसरा है इनडायरेक्ट पैसिव। डायरेक्ट पैसिव में हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्जन करते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट पैसिव में। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम। शी टीचेस मी, शी टीचेस मी। तो हमने मी को यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना के रखा। आई एम टॉट। अब ये सेंटेंस कैसे बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अभी इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आई एम टॉट बाय हर। तो यहाँ पर जो बेसिक रूल फॉलो हुआ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, तो इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट पैसिव। वहीं डायरेक्ट पैसिव का हम एग्जांपल लें, शी इज टॉट, शी इज टॉट। इस एग्जांपल में हमने कुछ भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं किया। ये सेंटेंस जैसा है वैसे ही रहेगा, इसको हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। शी इज टॉट, सी को पढ़ाया जाता है, इसका ये मतलब है। दूसरा एग्जांपल, ही इज स्कॉल्डेड, उसे डांटा जाता है, ही इज स्कॉल्डेड। ये दोनों सेंटेंस हमारे डायरेक्ट पैसिव के सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला फंडा अप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए ये डायरेक्ट पैसिव है। और इसके दूसरे कंसेप्ट को समझे, इनडायरेक्ट पैसिव को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट पैसिव है वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट पैसिव का एग्जांपल हम जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, इसको हम एक्टिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें इसमें जो एक्चुअल में डूअर है उसका पता नहीं है। शी इज टॉट, शी को पढ़ाया जाता है, पढ़ाता कौन है हमें ये नहीं पता, इसलिए इसको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो इनडायरेक्ट पैसिव है उसको हम जब चाहें तब एक्टिव से पैसिव, वो पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
इसमें हम बात कर रहे थे हमें कौन से शब्दों की ज़रूरत होती है पैसिव के एक सेंटेंस को बनाने के लिए। तो नंबर 1 हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट का मतलब कि जिसके ऊपर किसी एक्शन को किया जाता है। दूसरा बी, इसके बिना पैसिव का सेंटेंस नहीं बनेगा। मोस्ट रिक्वायर्ड वर्ड। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करना है पैसिव के सेंटेंसेस में। और जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें बाय की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा पैसिव वॉइस का एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, उसका फॉर्मेशन क्या होगा, इन सबको आगे हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड बिगिन आवर डिस्कशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट स्टेप से, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो हमने टेंसेस में पढ़ा, जब हम किसी भी काम को चल रहे होने की बात करते हैं तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन करेंगे। वो हम किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव सेंटेंस को बनाने से पहले एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हमारा एक्टिव वॉइस, जिसको हम बोलते हैं टेंस, इसमें हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इसी को हम पैसिव में कन्वर्ट करें तो हम किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो जो पीछे हमने वर्ड्स देखे थे जो एक सेंटेंस को बनाने के लिए ज़रूरी हैं, वो कौन से थे, ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम इनको एज इट इज रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। एज इट इज हमने इसको रख लिया। हम यहाँ पर पैसिव का फॉर्मूला बनता कैसे है, इसको अगर समझ लेंगे तो हमें कुछ भी रटने की ज़रूरत फिर आगे चल के नहीं पड़ेगी। तो हमने तीनों वर्ड्स को एज इट इज लिख लिया, ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब प्रॉब्लम है कि ऑब्जेक्ट से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अभी इससे पहले जो हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जो बेसिकली हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा सब्जेक्ट ही, लेकिन वो हमारा पैसिव सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट रख लिया, यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में हम इज एम आर को लगाते हैं। यहाँ पर भी हमने इज एम आर को लगाया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर तो आना ही है, इज एम आर रख लिया। और फिर उसके बाद हमने वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब क्योंकि अगर यहाँ हम देखेंगे तो वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में है, तो जब वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है तो हम इसमें तो आईएनजी नहीं लगा सकते। तो ये जो बी है, बी में हम आईएनजी लगा के रखते हैं। इसीलिए पैसिव वॉइस में बी की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दिए हों तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस हमारे मेन वर्ब में होने होते हैं, तो वो चेंजेस क्योंकि नहीं हो सकते, इसी वजह से वो हेल्पिंग वर्ब वाले जितने भी चेंजेस हम करते हैं वो इसमें करते हैं। दैट्स हाउ बी इज इम्पॉर्टेंट इन पैसिव सेंटेंस। तो हमारा पैसिव का फॉर्मूला ये बना, पहले सब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ पर भी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है। उसके बाद में जो इज एम आर है उसको एज इट इज़ ऐसा कैसे ही रख लिया। उसके बाद में जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि मेन वर्ब हमारा ये था जो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए हमने बी को रखा और बी में हमने आईएनजी लगा दिया। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सब्जेक्ट इज एम आर और उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और बीइंग के बाद में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही रखना होता है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ओके, तो हमारे पास में ये दो फॉर्मूले हैं। पहला वाला फॉर्मूला आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस का, जिसमें हम सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो हमने टेंसेस में पढ़ा। दूसरी तरफ सब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारा पैसिव का फॉर्मूला है। तो मेनली जो हमें यहाँ से जो समझ में आ रहा है कि इज एम आर के बाद
अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म डायरेक्ट यूज होता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। वहीं अगर एसएमआर के बाद बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा तो वो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनेगा। एसएमआर के बाद में डायरेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो वो एक्टिव वॉइस है। एसएमआर के बाद में बीइंग के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वो पैसिव वॉइस। तो ये हमारा पैसिव के फॉर्मूलेज में बेसिक डिफरेंस होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्टिव के सेंटेंस को कैसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, मदर इज कुकिंग फूड। मदर इज कुकिंग फूड। तो ये हमारा एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। इसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। तो कैसे इसे हम बनाएंगे, तो मदर हुआ इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट, इज हुआ हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग हुआ मेन वर्ब और फूड हुआ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो अब हमें ये पता है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हमने यहाँ रख दिया सब्जेक्ट की जगह पर तो फूड। फूड के बाद में हमें एसएमआर रखना है, तो एसएमआर जैसा है एज इट इज उसे वैसा ही रखना है। फूड के साथ में हम इसका यूज करेंगे सी। एसएमआर का आना यहाँ डिपेंड करता है कि इधर हमारा सब्जेक्ट कैसा है। ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो हम यहाँ पर आर रख देंगे, अगर इसी सब्जेक्ट को हम सिंगुलर के तरीके से रखेंगे तो यहाँ पर इज ही रहेगा। तो क्योंकि फूड हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी हमने इज ही रखा। पहला हमने देखा फूड सब्जेक्ट हो गया हमारा। दूसरा एसएमआर हमें रखना है तो फूड के साथ में हमने इज रख दिया। उसके बाद में हमें फॉर्मूले में देखें बीइंग, तो इसके जस्ट बाद में हमने बीइंग रखा। अब जो भी हमारा फॉर्मूले के हिसाब से वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब कौन सा है, कुक। तो कोई भी वर्ब हो उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके रखेंगे, दैट्स अ रूल ऑफ पैसिव वॉइस। तो कुकिंग जो था उसको हमने कुक्ड करके यहाँ रख दिया। तो मदर क्योंकि सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे तो बाय का यूज करेंगे। ये हमारा ट्रांसलेशन हुआ। तो एक्टिव में हमारा सेंटेंस था मदर इज कुकिंग फूड। पैसिव में इसको कन्वर्ट किया तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर। खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ही इज टेकिंग टी। इसमें ही सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, टेकिंग मेन वर्ब और टी ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसका मतलब ही इज टेकिंग टी, वो चाय पी रहा है। इसी को हिंदी में पैसिव में हम कन्वर्ट करें तो चाय पी जा रही है उसके द्वारा। किस तरीके से बनाएंगे इसको, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले रख लिया मीन्स टी। टी के साथ में हमें इज लगा देना है, इज के जस्ट बाद में हमें लगाना है बीइंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब है वो क्या था, टेकिंग। तो आईएनजी तो इधर लग गया तो इसी वजह से हम टेक को अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा के टेकन कर देंगे। तो टी इज बीइंग टेकन। अब हमने ऑब्जेक्ट को तो यहाँ रख लिया और जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट बना के यहाँ रखेंगे तो बाय। अब ही जो है ही का यहाँ हिम हो जाएगा। ही होता है सब्जेक्टिव केस और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो सेंटेंस हमारा पूरा बना टी इज बीइंग टेकन बाय हिम। इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, शी इज टीचिंग स्टूडेंट्स। शी इज टीचिंग स्टूडेंट्स। एक्टिव वॉइस का है ये सेंटेंस। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को रख लेंगे। ओके, यहाँ इज था क्योंकि इससे पहले शी था। यहाँ पर स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट के साथ में हम आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद में हमें बीइंग रखना है
स्टूडेंट्स आर बीइंग, और फिर जो हमारा मेन वर्ब था टीचिंग, कोई भी वर्ब होता है थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो टीचिंग का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। तो स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, ये था हमारा सब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाकर रखेंगे, बाय की ज़रूरत है, तो शी हमारा सब्जेक्ट था, शी को ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का कन्वर्ट हुआ स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय हर। इसी को नेगेटिव करने के लिए हमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें यहाँ पर नॉट लगा देना है। शी इज़ नॉट टीचिंग स्टूडेंट, इसका मतलब कि वो स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रही है, तो यहाँ पर भी हमें आर के साथ में नॉट लगा देना है। स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग टॉट बाय हर, स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जा रहा है उसके द्वारा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम इसको निकाल के आगे रख देंगे, तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, इज शी टीचिंग स्टूडेंट्स, इज शी टीचिंग स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को लेकर आए, ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, आर आ जाएगा, आर स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय हर। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, इंटेरोगेटिव में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उन्हीं को निकाल के हमें आगे रख देना होता है। अगर ये इंटेरोगेटिव हो गया तो इसको भी हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, केवल हेल्पिंग वर्ब को निकाल के आगे रखना है। अगर हमें इसको डबल इंटेरोगेटिव करना है, यहाँ देखिए इज शी टीचिंग स्टूडेंट्स, इसका पैसिव में कन्वर्जन हमने किया तो आर स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय हर। यहाँ पर डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पर वाई लगा दिया, वाई शी टीचिंग स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ा रही है, तो यहाँ पर भी हमें सिंपल वाई लगा देना है, वाई आर स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय हर, स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर वाई की जगह पर हम जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं उनको ऐड कर सकते हैं। हाउ रख दिया यहाँ पर, हाउ इज शी टीचिंग स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा रही है, तो यहाँ अगर हमने हाउ रख दिया तो हाउ आर स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय हर, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जा रहा है उसके द्वारा। तो ऐसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट सेंटेंस के स्टाइल्स में। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, वहां पर हम कुछ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखेंगे, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑल राइट, तो हमारे पास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ये कुछ क्वेश्चंस है और इन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एक्टिव से पैसिव में इसको कन्वर्ट करके। तो पहला एग्जांपल इसे हम रीड करते हैं, द वर्कर्स आर कटिंग डाउन द ट्रीज। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। वर्कर्स हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, कटिंग हो गया मेन वर्ब, कटिंग डाउन पूरा मेन वर्ब है, और द ट्रीज हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमने यहाँ रख लिया, द ट्रीज ऑब्जेक्ट को हमें पहले रखना है, ट्रीज प्लूरल है तो यहाँ पर आर रख लिया, द ट्रीज आर बीइंग, आर के बाद में इज एम आर के बाद में बीइंग। मेन वर्ब क्या था, कट, कटिंग था तो हमने कट का थर्ड फॉर्म यहाँ पर कट ही होता है, कट डाउन, कटिंग डाउन था तो कट डाउन। द ट्रीज आर बीइंग कट डाउन, ये पूरा हमारा सेंटेंस बन गया। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या था, वर्कर्स, यहाँ पर द वर्कर्स जैसा था वैसे ही रख दिया, तो सेंटेंस हमारा बना द ट्रीज आर बीइंग कट डाउन बाय द वर्कर्स, पेड़ काटे जा रहे हैं वर्कर्स के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल है, आर दीज पीपल बीटिंग द बॉल। तो द बॉल, ये सेंटेंस पहले तो इंटेरोगेटिव है, हमारा ऑब्जेक्ट है द बॉल, द बॉल को यहाँ पर रख लिया, द बॉल। अब क्योंकि इंटेरोगेटिव है, द बॉल सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर इज का यूज द बॉल के पहले किया, देन बीइंग, और बीट हमारा मेन वर्ब है तो बीट का थर्ड फॉर्म है बीटन, बीटन। उसके बाद में दीज पीपल, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर हमने बाय के बाद में दीज पीपल को रख दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं दीज पीपल, दीज पीपल ये हमारा वेक सब्जेक्ट होता है, वेक सब्जेक्ट। वेक का मतलब होता है जिसमें कुछ साफ नहीं होता कि एक्चुअल में हम बात किसकी कर रहे हैं। वेक सब्जेक्ट कौन से होते हैं, दे, पीपल,
क्राउड, ये हमारे वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इन्हें हमें बाय के बाद में रखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इसको रख देते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन अगर हम इसको नहीं भी रखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय दीज पीपल, इसमें हमें एग्जैक्टली पता नहीं पड़ पा रहा है कि वो लोग कौन थे, हम श्योरिटी के साथ में नहीं बता सकते, इसीलिए हमें इसको रखने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम तो अगर हम इसे इज़ द बॉल बीइंग बीटन इतना भी रखेंगे तब भी ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बाय रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रख देते हो इट्स ऑल्सो ओके। तो सेंटेंस हमारा पूरा बना, इज़ द बॉल बीइंग बीटन बाय दीज पीपल, क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाया है। तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, द टेलर इज सुइंग द क्लॉथ, सुइंग का मतलब होता है सिलाई करना। अब द क्लोथ्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले रख लिया इसको, द क्लोथ्स, क्लोथ्स क्योंकि प्लूरल है, आर, उसके बाद में बीइंग, वर्ब क्या है सुइंग, शूट कर दिया इसको थर्ड फॉर्म लगा के, बाय द टेलर। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, द क्लोथ्स आर बीइंग स्यूड बाय द टेलर, कपड़े सिए जा रहे हैं टेलर के द्वारा। फोर्थ एग्जाम्पल पर आते हैं, हु इज सेंडिंग यू दीज थिंग्स। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना है और यू, ये हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बट देन हमें इसका पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हमें जब भी अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा हु आता है तो हमें उसे बाय होम करके रखना है, बाय होम। उसके बाद में रखना है हेल्पिंग वर्ब। अब डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर यू को एज अ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या फिर दीज को एज अ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो लेट्स से हमने पहले यू को ले लिया, तो अगर हम यू को लेंगे तो यहाँ पर आर रख दिया, तो बाय होम आर यू। उसके बाद में बीइंग, सेंड हमारा वर्ब है तो सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट। तो सेंटेंस हमारा बना, बाय होम आर यू बीइंग सेंड दीज थिंग्स। ये इस तरीके से हमने बनाया। इसके बाद में वाई का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि सेंटेंस में जो हु था वो एक क्वेश्चन वर्ड भी था, वो एक सब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर रहा था। इसको दूसरे तरीके से हमने बनाया, तो अभी हमने रखा था यू को एज अ ऑब्जेक्ट, अब हम रखेंगे दीज थिंग्स को एज अ ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा, बाय होम दीज थिंग्स, दीज, तो दीज थिंग्स प्लूरल है तो आर रख लिया, बाय होम आर दीज थिंग्स बीइंग सेंट। इधर हमें दूसरा ऑब्जेक्ट रखना है यू, तो हमें टू के बाद में यू को रखना पड़ेगा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, बाय होम आर दीज थिंग्स बीइंग सेंट टू यू, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इस सेंटेंस को हमने दो तरीके से बना लिया, पहला सेंटेंस ये था और दूसरा सेंटेंस ये था। दोनों में से हम किसी भी तरीके से इस सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करना कि जब आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हों, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में देखा यू और दीज थिंग्स, ये हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट थे, तो जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ में बनाना सही होता है पैसिव को। और दीज थिंग्स ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। तो जब भी अगर आपके पास में सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि उसमें जो लिविंग ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ में पैसिव वॉइस का सेंटेंस आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है, एंड यू कैन गो विद दिस। अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ एग्जाम्पल के ऊपर, इज द मैसन बिल्डिंग द अपार्टमेंट। एक वर्ड का यूज हुआ है मैसन, मैसन का मतलब मिस्त्री, बिल्डिंग द अपार्टमेंट। तो द अपार्टमेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसी को पहले रख लिया, द अपार्टमेंट, क्योंकि इंटेरोगेटिव है इसीलिए हमने इज को लगा लिया इससे पहले। अपार्टमेंट सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हमने इज लगा लिया, इज द अपार्टमेंट बीइंग, मेन वर्ब है हमारा बिल्डिंग, तो BUILT, बिल्ड, बिल्ट और बिल्ट, ये हमारा थर्ड फॉर्म है। तो इज द अपार्टमेंट बीइंग बिल्ट बाय द मैसन।
क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सेंटेंस बना। 6th एग्जाम्पल है दिस मैन इज स्पीकिंग द ट्रुथ। द ट्रुथ हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले रख लिया द ट्रुथ, इसके साथ में इज आएगा क्योंकि ट्रुथ एक सिंगुलर आइडेंटिटी है। बीइंग, बीइंग के बाद में स्पीकिंग हमारा मेन वर्ब था क्योंकि, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन। द ट्रुथ इज बीइंग स्पोकन बाय, किसके द्वारा, हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट था दिस मैन, तो दिस मैन नाउन है, जैसा है वैसे ही रख दिया, फुल स्टॉप। 7th एग्जाम्पल है हु इज लाफिंग एट द बैगर। तो द बैगर ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था हु, तो जब हु सेंटेंस का सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों होता है तो यहाँ पर हमें उसको बाय हुम करके रख देना होता है, बाय हुम। अब हु का बाय हुम इसलिए होता है क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो बाय को तो आना ही है, तो बाय को हम स्टार्टिंग में जब हु के साथ में ही रख देंगे तो हु इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद में अगर हम किसी भी प्रोनाउन को रखते हैं तो वो उसके ऑब्जेक्टिव केस में आता है, और ये हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। तो बाय हुम ऑब्जेक्ट क्या था, बैगर, तो बैगर के लिए हम इज लगा लेंगे। बाय हुम इज द बैगर बीइंग लाफ, लाफ का थर्ड फॉर्म लाफ्ड एट, दैट्स इट। बाय हुम इज द बैगर बीइंग लाफ्ड एट, लाफ के साथ में एट का यूज हमें करना है क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब है, दोनों एक साथ में आएंगे, एट को लीव नहीं करना है, साथ में ही रखना है लाफ के। 8th एग्जाम्पल हमारा द मिल्कमैन इज मिल्किंग द बफलो। इसका साउंड बफेलो नहीं होता है, इसका साउंड होता है बफलो, तो बफलो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले रख लिया द बफलो, बफलो के साथ में इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। द बफलो इज बीइंग मिल्किंग, इसका मतलब दूध निकालना, थर्ड फॉर्म लगाएंगे मिल्ड हो जाएगा। द बफलो इज बीइंग मिल्ड बाय, किसके द्वारा, मिल्कमैन के द्वारा, द मिल्कमैन। 9th एग्जाम्पल पर आते हैं द फार्मर इज नॉट प्लगिंग द फील्ड। प्लग का मतलब होता है जोतना, द फील्ड ये हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो इसको पहले रख लिया द फील्ड सिंगुलर है, इसके साथ में इज बीइंग। हाँ, अब देखना है वर्ब प्लगिंग, तो PLOUG प्लग्ड। अब क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस था तो इसके साथ में हमें यहाँ नॉट भी जोड़ना है, तो द फील्ड इज नॉट बीइंग प्लग्ड बाय द फार्मर। टेंथ एग्जाम्पल व्हाट इज वीना डूइंग। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड व्हाट ही है, तो इसी को हमें ऑब्जेक्ट बना के रख देना है। व्हाट इज बीइंग डन, किसके द्वारा, बाय वीना, क्वेश्चन मार्क। 11th एग्जाम्पल द प्यून इज रिंगिंग द बेल। रिंग का मतलब होता है घंटी बजाना, तो द बेल ऑब्जेक्ट है, द बेल इज आएगा इसके साथ, अगेन बीइंग। हाँ, अब रिंग हमारा वर्ब है, तो रिंग का सेकंड फॉर्म होता है रैंग, और हमें थर्ड फॉर्म से मतलब है तो रंग होता है, RUNG। रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रंग। द बेल इज बीइंग रंग बाय, किसके द्वारा, प्यून के द्वारा, द प्यून। 12th एग्जाम्पल पर आते हैं वाई इज शी कुकिंग फूड। वो खाना क्यों बना रही है, तो वाई जैसा है वैसे ही रख लिया। अब फूड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, द फूड इज लगा दिया, द फूड के साथ में जाएगा, वाई इज द फूड बीइंग, बीइंग के बाद में
कुक्ड, कुक हमारा वर्ब है तो कुक्ड हो जाएगा। बाय, शी क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो बाय हर, क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट एग्जांपल है हमारा, हाउ इज ही सॉल्विंग द सम्स। द सम्स सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो हाउ जैसा है पहले तो उसको वैसे ही रख लें, हाउ। अब द सम्स क्योंकि प्लूरल ऑब्जेक्ट है, द सम्स, तो यहाँ आर रख लिया। हाउ आर द सम्स बीइंग सॉल्व्ड, सॉल्व वर्ब है तो सॉल्व कर लिया। कौन के द्वारा, बाय, ही हमारा सब्जेक्ट था तो बाय के बाद में हिम कर दिया, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ पैसिव के ट्रांसलेशन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ।